हेलो बच्चों, जेडब्ल्यू और नीट की सीरीज में हमारा चैप्टर चल रहा था नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड यानी अमाइंस, और एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। आज अमाइंस में दो इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं डिस्कस करने वाला हूं। एक है बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एनिलीन और दूसरा है डाइजोनियम सॉल्ट। तो आइए देखते हैं इन दोनों में आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी रिएक्शन हो सकती है, किस टाइप के जो है कन्वर्जन आते हैं और क्या क्या कंसेप्ट आपको इसमें पढ़ने हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ESR यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एनिलीन। ठीक है बच्चों। अच्छा, अगर बच्चों एनिलीन को हम देखें तो एनिलीन के पास कौन सा ग्रुप होता है? NH2 ग्रुप। ठीक है, और जो NH2 ग्रुप है उसका नेचर क्या है? NH2 ग्रुप क्या करता है? बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देता है, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और जो भी बच्चों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वे बेंजीन को एक्टिवेट करते हैं, तो दे एक्टिवेट बेंजीन रिंग। और जितने भी एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं दे आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। ठीक है भाई, तो इतनी चीजें थोड़ा शॉर्टकट में आपको याद रखनी है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करता है, और ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है। ठीक, ESR ऑफ एनिलीन में हम तीन इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास है ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन। ठीक है, चलो करो भाई ब्रोमिनेशन। तो हमने यहां एनिलीन ले लिया और इधर लिया बच्चों Br2। ठीक है, अच्छा यहां पे हमने रखा एसिडिक एसिड या H2O, दोनों में से कुछ एक रख सकते हैं। ठीक, अच्छा यहां पे बच्चों बनता है देखो NH2 और एक ब्रोमीन यहां, एक ब्रोमीन यहां और एक ब्रोमीन, यानी तीन ब्रोमीन लग जाते हैं। एनिलीन का ब्रोमिनेशन करोगे, डायरेक्ट ब्रोमिनेशन करोगे तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन यानी ट्राई सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन हमें मिलता है। ठीक है, अच्छा अगर हमें केवल ऑर्थो और पैरा ब्रोमो एनिलीन चाहिए तो तब क्या करना पड़ेगा? ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन ये है, दो क्वेश्चन है यहां पे ना, कि ये ट्राई क्यों बना, मोनो क्यों नहीं बना, ऑर्थो पैरा क्यों नहीं बना, है ना। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर आपको मोनो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा। इन दोनों का आंसर करते हैं। ठीक है बच्चों, तो सिंपल सी बात है, हमारे पास जो NH2 ग्रुप है, NH2 ग्रुप इज हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप यानी स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो बच्चों स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप होने की वजह से ये बेंजीन रिंग को इतनी ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन देगा कि रिएक्शन जो है मोनो और डाई होने की बजाय ट्राई सब्स्टिट्यूट रिएक्शन हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इस वजह से हमें ऑर्थो और पैरा की बजाय तीनों ब्रोमीन एक साथ एनिलीन पर लग जाएंगे ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप, ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ NH2 ग्रुप। अच्छा, तो आप क्या करेंगे, अगर हमें इसके जो तीन यानी ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है, अगर हमें केवल मोनो चाहिए तो हमें इसके स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग इफेक्ट को कम करना पड़ेगा। ठीक है, देखो तो टू ऑब्टेन मोनो सब्स्टिट्यूटेड, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, टू ऑब्टेन मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट वी मस्ट रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ NH2 ग्रुप, must reduce the activity of NH2 group which is done by a process called acetylation। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एसिटाइलेशन, इसका नाम आपको याद रखना है। कई बार बोला जाता है कि NH2 ग्रुप की जो एक्टिवेटिंग पावर है उसको कम कैसे करेंगे, तो उसका नाम है बच्चों एसिटाइलेशन। और एसिटाइलेशन के लिए हमें NH2 ग्रुप की जो रिएक्शन है वो किससे करानी पड़ती है? दो केमिकल है यहां पर, एक तो है हमारे पास एसिटिक एनहाइड्राइड और दूसरा है बच्चों हमारे पास एसिटाइल क्लोराइड CH3COCl। देयर आर टू केमिकल व्हिच आर यूज्ड in the acetylation to reduce the activity of NH2 ग्रुप। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एसाइलेशन कराएंगे। ठीक है,
देन उसके बाद ब्रोमिनेशन कराएंगे और देन इस ग्रुप को हटाने के लिए क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस। 3 प्रोसेस साथ साथ चलेंगे। देखो तो एनिलीन के केस में बच्चों ऐसा ही होता है, सबसे पहले हमने करना क्या है, NH2, उसके बाद हम NH2 का करेंगे एसाइलेशन, तो CH3CO2। तो बच्चों क्या होगा, एसिटिक एसिड निकल जाएगा यहां से। अगर आपने एसाइलेशन पढ़ा होगा तो बेंजीन जो है, सॉरी एनिलीन जो है इस तरह के ग्रुप में आ जाएगा, NHCOCH3, दिस इज कॉल्ड एसिड एनिलाइट, करेक्ट, एसिड एनिलाइट, क्लियर। अब बच्चों अब करेंगे हम इसका ब्रोमिनेशन। तो जब ब्रोमिनेशन करेंगे तो ये जो ग्रुप है ये NH2 से कम एक्टिवेटिंग है, तो केवल जो है एक ही बेंजीन लगेगी, सॉरी एक ही जो है ब्रोमीन लगेगा, या तो ऑर्थो पे लगेगा या तो पैरा पे लगेगा, ठीक है बच्चों। अच्छा, सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो ग्रुप है वो भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, लेकिन बेंजीन से थोड़ा सा, सॉरी एनिलीन से थोड़ा सा वीक होता है। अब क्या करेंगे बच्चों, हम इसका करेंगे हाइड्रोलाइसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक है। तो हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये पूरा के पूरा ग्रुप दोबारा से NH2 ग्रुप में हमें मिल जाएगा। तो अब देखो, तो हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये NH2 हो गया और इधर था हमारा Br, और दूसरी साइड हमें क्या मिला, इधर इसका भी हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो वापस हमें जो है NH2 मिल जाएगा और इधर Br मिल जाएगा। कंसेप्ट क्लियर। और निकलने वाला ग्रुप कौन सा होगा बच्चों, माइनस दोबारा से एसिटिक एसिड निकल जाएगा ना, CH3COOH। तो इस तरह से बच्चों हम देखो डायरेक्ट करेंगे तो ट्राइब्रोमो मिलेगा, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट करेंगे तो ऑर्थो एंड पैरा आपको मिलेंगे। और एक चीज आपको ध्यान रखना, पैरा हमेशा मेजर होते हैं और ऑर्थो हमेशा माइनर होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। समझ में बात आ गई। तो ये प्रोसेस चलती है, हमेशा ऐसा पूछा जाता है कई बार, एसाइलेशन देन एसिटाइलाइड, फिर उसके बाद है ब्रोमिनेशन, देन ब्रोमिनेशन करेंगे, उसके बाद ब्रोमीन, ऑर्थो और पैरा पैरा, उसके बाद हाइड्रोलाइसिस। तो इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट ब्रोमिनेशन। तो यहां पर आपको जो है एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन मिलेगा रेदर देन ट्राई सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन। क्लियर कंसेप्ट। चलो अच्छा, अब बच्चों इस ग्रुप में ऐसी क्या खास बात है कि इसने मोनो दिया, ट्राई नहीं दिया। देखो यहीं पर इसको क्लियर करवा देते हैं, है ना। यहां पर RNHC⋯OCH3 ऐसा ग्रुप है। अच्छा देखो बच्चों, होता क्या है कि एनिलीन में जो नाइट्रोजन है उसके इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे और ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे, तो हमें जो है एक दूसरा कंपाउंड ऐसे मिल जाएगा। देखो NH⋯CO-N CH3। अब बच्चों नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी बोलने का मतलब यह है कि इस नाइट्रोजन की जो एक्टिवेटिंग पावर है ये इसके इलेक्ट्रॉन देने पे डिपेंड करती है। तो यहां क्या हुआ बच्चों, इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा इस ग्रुप की तरफ शिफ्ट हो गए, इस ग्रुप की तरफ। और ये ग्रुप कौन सा है बच्चों, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इसने नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा अपनी तरफ क्या कर लिया, खींच लिया है, जिससे कि इस नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी कम होगी। तो अब ये उतनी अमाउंट में इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा बेंजीन को जितना पहले दे रहा था, ठीक है। इसीलिए इसकी एक्टिविटी क्या होगी, रिड्यूस हो गई। तो ये याद रखना आपको। तो एनिलीन के केस में ऐसा ही चलता है पूरा के पूरा। तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट ब्रोमिनेशन। समझे बात मेरी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों, ये ब्रोमिनेशन की कहानी है। तो ध्यान रखना भाई, कहीं कहां पे डायरेक्ट हो रहा है, कहां पे इनडायरेक्ट हो रहा है। तो ये 3 प्रोसेस आपको याद रखनी है जो मैंने आपको बताया थी। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों नाइट्रेशन। अच्छा नाइट्रेशन में क्या होता है देखो जरा। दूसरा है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन मानना मतलब कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। चलो देखो नाइट्रेशन क्या हमने, तो एनिलीन का क्या हमने नाइट्रेशन, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 सब लोग जानते हैं। इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा बच्चों, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल होगा NO2। तो एक बार ये लगेगा पैरा पर, अच्छा दूसरी बार बच्चों ये लगेगा मेटा पर, अच्छा तीसरी बार ये लगेगा इधर ऑर्थो पर, ठीक है।
अच्छा, पैरा की जो कंसंट्रेशन होती है वो 51% होती है, मेटा की जो कंसंट्रेशन होती है वो 47% होती है, और ऑर्थो की कंसंट्रेशन केवल 2% होती है। ठीक, यहां पर बच्चों एक ऑड कंडीशन है, NH2 group is ortho and para-dating group, but why the so much concentration प्रोड्यूस मेटा नाइट्रोएनिलीन, क्यों इतना प्रोड्यूस हो रहा है, ये डाउट है जो कई बार पूछा जाता है। अगर आप डायरेक्ट नाइट्रेशन करते हो एनिलीन का तो आपको मेटा नाइट्रोएनिलीन जो है ज्यादा अमाउंट में मिलता है, व्हाई, इसका जवाब देते हैं। देखो, तो होता क्या है बच्चों, हमारे पास मान लिया जाए कि एनिलीन है, ठीक है, तो हम जब नाइट्रेशन करते हैं तो किसका यूज करते हैं, नाइट्रिक एसिड का। ये तो ये बच्चों क्या है, एक एसिड है। तो एनिलीन के कई सारे मॉलिक्यूल, बहुत सारे मॉलिक्यूल क्या करते हैं, नाइट्रिक एसिड के H को एक्सेप्ट करते हैं। व्हाई, एनिलीन इज अ बेस, तो ये बेसिक है और ये एसिडिक है, तो एसिड और बेस की रिएक्शन होती है, तो जब एनिलीन जो है इसको एक्सेप्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, NH3 प्लस, दिस इज कॉल्ड एनिलीनियम आयन, एनिलीनियम आयन। और बच्चों एनिलीनियम आयन मेटा डायरेक्टिंग होता है, मालूम है ना आपको, बिकॉज एन नाउ हैव प्लस चार्ज, तो इस प्लस चार्ज की वजह से ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो जाता है, तो जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो तो मेटा डायरेक्टिंग होगा। अब हमारे पास रिएक्शन में दो रिएजेंट है, एक एनिलीन के कुछ मॉलिक्यूल है और दूसरा एनिलीनियम आयन के हैं। अब दोनों का जब हम नाइट्रेशन करेंगे यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो बच्चों एनिलीन तो अपनी तरह क्या देगा, एक ऑर्थो देगा और दूसरा क्या देगा, पैरा देगा, है ना, NH2। तो इसने तो अपना काम किया एग्जैक्टली, लेकिन एनिलीनियम आयन भी काफी सारी अमाउंट में बना है, तो एनिलीनियम आयन का अगर हम नाइट्रेशन करेंगे NH3 तो बच्चों ये मेटा नाइट्रो एनिलीन बनाएगा। तो इस तरह से जो है हमारे पास तीनों की कंसंट्रेशन आएगी, ये भी ज्यादा बना, ये भी ज्यादा बना, लेकिन ये कम बना, ऑर्थो में रिपल्शन हो रहा है। तो लेकिन हमने सवाल ये ढूंढा है, उसका आंसर ये ढूंढा है कि क्यों 47% मेटा नाइट्रो एनिलीन बना, ड्यू टू द रीजन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियम आयन, एनिलीनियम आयन इज मेटा डायरेक्टिंग, दैट्स व्हाई इट गिव मेटा नाइट्रो एनिलीन। क्लियर हो गया। तो अब अगर आपको मेटा प्रोडक्ट नहीं चाहिए, केवल ऑर्थो और पैरा चाहिए, तो क्या करोगे, इनडायरेक्ट नाइट्रेशन करोगे, वही कहानी पुरानी वाली जो ब्रोमिनेशन में हमने की थी, है ना। तो देखो, तो डायरेक्ट नाइट्रेशन से आपको मेटा नाइट्रो एनिलीन मिल रहा है, रीजन जो है मैंने आपको बता दिया है। अब हम करेंगे इनडायरेक्ट नाइट्रेशन। अब देखो इनडायरेक्ट नाइट्रेशन कैसे, वही कहानी दोहराएंगे बच्चों, है ना। देखो NH2 सबसे पहले करेंगे इसका एसिटाइलेशन विद द हेल्प ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, एसिड एनिलाइड, ये मिल गया एसिड एनिलाइड। और अब बच्चों हम करेंगे इसका नाइट्रेशन, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो अब देखो ये तो बेचारा एनिलीनियम आयन तो बना नहीं सकता है, तो क्या होगा, अब NHCOCH3 यहाँ पे बना एक NO2 और वापस जो है हमने NHCOCH3 और ऑर्थो पे एक NO2, तो वापस दोनों का हम करेंगे हाइड्रोलाइसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक है। तो क्या निकल जाएगा, एसिडिक एसिड निकल जाएगा और वापस से हमें जो है ये NH2 ग्रुप मिल जाएगा, ठीक है। और साथ में एक में जो है पैरा पोजीशन पर लगा होगा NO2 और दूसरे में कौन से पोजीशन पर लगा होगा, ऑर्थो पोजीशन पर लगा होगा। ये मेजर और ये माइनर, ध्यान रखने, पैरा वाले हमेशा एनिलीन के केस में मेजर होंगे। क्लियर कंसेप्ट। तो डायरेक्ट नाइट्रेशन और इनडायरेक्ट नाइट्रेशन, इसमें जो क्वेश्चन आता है वो मेटा वाले पे ही पूछा जाता है, ठीक है भाई, समझ में बात आ रही है। चलो, तो इस तरह से नाइट्रेशन का कंसेप्ट हम सीखते हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद बच्चों तीसरी रिएक्शन आती है हमारे पास, सल्फोनेशन। अच्छा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है ना। तीसरी सल्फोनेशन, ठीक है। सल्फोनेशन मतलब किसके साथ रिएक्शन होगी, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, ठीक है। अच्छा देखो NH2 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। अच्छा देखो,
एनिलीन बेस है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एसिड है, तो पहले एसिड और बेस की रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। ठीक है, इस तरह से NH3 और HSO4 माइनस है ना, इसने प्रोटॉन दिया है इसको, तो ये NH3 हो जाएगा, NH3 प्लस एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट इसका नाम होगा। अच्छा बच्चों, जो सल्फोनेशन है वो जनरली ऑर्डिनरी कंडीशन में रिएक्शन होती नहीं, हमें ड्रास्टिक कंडीशन करनी पड़ती है, यानी टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है। तो यहां पे हम लेंगे 435 टू 475 केल्विन टेम्परेचर, इतना टेम्परेचर होगा तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और क्या होगा बच्चों, ये NH2 तो ऊपर रहेगा, यहां पे SO3H जुड़ जाएगा, एग्जैक्टली वाटर निकल गया, एक O यहां से निकलेगा, एक H ऐसे निकला, एक H ऐसे निकला, तो ऊपर NH2 बना, ये सीधे इसको पैरा पर पहुंचा देगा। ध्यान रखना, ऑर्थो वाले नहीं बनते कभी भी, एक बार पूछा था ये कि ऑर्थो बनेगा कि नहीं बनेगा, ऑर्थो डज नॉट फॉर्म, क्लियर। तो ये इस तरह से हमें कंपाउंड मिल जाता है, इस कंपाउंड का नाम है बच्चों सल्फेनिलिक एसिड, ध्यान रखना, व्हाट इज सल्फेनिलिक एसिड, ठीक। अच्छा, आपने कभी ज्यूटाराइन सुना है, ये प्रोटॉन यहां निकल जाता है क्योंकि ये बेस है, वो एसिडिक है, तो बच्चों क्या होगा, NH3 प्लस NSO3 माइनस। ऐसा कोई कंपाउंड जिसमें एक ही टाइम पे प्लस और माइनस दोनों ग्रुप होते हैं उसको बोलते हैं ज्विटर आयन, ZWITTER, ज्विटर आयन। जैसा अमीनो एसिड बनाते हैं वैसा ही ज्विटर आयन बनाता है, तो थोड़ा बहुत याद रखना, ठीक है। अच्छा बच्चों, जो सल्फेनिलिक एसिड बना है ना, ये दो चीजें बनाने के काम आता है, एक बनाने के काम आता है डाइस यानी जो कलर्ड प्रोडक्ट होते हैं, और दूसरा बनाने के काम आता है ड्रग्स, ठीक है। और बच्चों कौन सी ड्रग्स होती हैं, एंटीबायोटिक्स, और उस कैटेगरी का नाम है सल्फोनामाइड्स, यानी सल्फोनामाइड इज ए कैटेगरी विच इज एंटीबायोटिक। और कौन कौन सी ड्रग आई, जैसे सल्फापिरिडीन, DINE, सल्फापिरिडीन, सल्फामिथॉक्साजोल, थोड़ा बड़ा नाम है इस तरह से, तो दीज आर सल्फा ड्रग्स। तो ये सल्फा ड्रग बनाने के काम आता है, जिनको हम सल्फोनामाइड बोलते हैं, और जो क्या होती है, बैक्टीरिया को किल करती है, तो उसका नाम है एंटीबायोटिक। समझ में बात आ गई। तो ये तीन इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमारे पास थे बच्चों, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और ब्रोमिनेशन। तो ये तीनों आपको ध्यान में रखने के, कहां पर क्या कंसेप्ट इसमें पूछा जाता है। समझ में बात आ गई। क्यों एक्टिवेशन ज्यादा होता है, एक्टिवेटिंग को हम रिड्यूस कैसे करते हैं, ये सब चीजें इसमें पढ़नी है, ठीक है। 18 मिनट में कंप्लीट हो गया। अब बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है, देखो क्या है अब नेक्स्ट, सल्फोनेशन हो गया, ठीक है। हाँ, एक और चीज, एनिलीन डू नॉट गिव फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ध्यान रखना बच्चों, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है एनिलीन, चाहे वो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन हो, चाहे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों ऐसा, देखो मान लीजिए, अच्छा इसको PH लिखते हैं ना, PH, एनिलीन प्लस AlCl3, जब भी आप फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करेंगे किसका यूज करेंगे, एल्यूमिनियम क्लोराइड का। अच्छा बच्चों देखो, जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है उसमें एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, यानी इसके पास केवल 6 इलेक्ट्रॉन है, तो जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं उसको हम बोलते हैं लीविस एसिड, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। अच्छा, इस समय नाइट्रोजन के पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, दिस इज कॉल्ड लीविस बेस, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, एसिड बेस रिएक्शन होगी, तो हमें एक नया कंपाउंड मिल जाएगा NH2AlCl3, ये माइनस और ये प्लस इलेक्ट्रॉन दे दिया उसने। अब बच्चों बेंजीन पर जो है ये जो ग्रुप है ये लगा है, दिस इज स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, और ये बच्चों इतना ज्यादा डीएक्टिवेट कर देता है बेंजीन रिंग को कि बेंजीन रिंग पे रिएक्शन होनी मुश्किल हो जाती है, इसीलिए जो है एनिलीन कभी भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता।
तो कई बार आपको पूछा जाए तो जवाब आपको ये देना है कि ये एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। कौन सा ग्रुप? NH2 प्लस NaCl3 माइनस। फिनिश। तो इसमें ये 4 चीजें इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको बता दी। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे हॉट टॉपिक, दिस इज डाइजोनियम सॉल्ट। चलो दूसरा, डाइएजोनियम सॉल्ट। ठीक है, डाइएजोनियम सॉल्ट को हम जो है कॉमनली लिखते हैं ArN2Cl, सॉरी Cl तो नहीं, X लिखेंगे, है ना। X माइनस होता है, N2 प्लस होता है। इसको लिखने का तरीका एक और भी है, ArN ट्रिपल बॉन्ड L और X। N और N में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो यहाँ पे प्लस आ गया, और N और X के बीच में बच्चों आयनिक बॉन्ड होता है। ठीक है, लिखने का तरीका अलग अलग है, बस एक्चुअल में ये ऐसे होता है। ठीक, तो Ar होगा तो एरोमेटिक और ये होगा तो एलिफेटिक। तो एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों होते हैं, लेकिन मोस्टली हम एरोमेटिक के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अच्छा अब जो है X हमने अलग अलग किए तो अलग अलग टाइप के डाइजोनियम सॉल्ट हमें मिलते हैं। देखो जैसे अगर X इक्वल टू Cl हो, X इक्वल टू Br हो, X इक्वल टू HSO4 माइनस हो और X इक्वल टू BF4 माइनस हो, तो हमें अलग अलग डाइजोनियम सॉल्ट मिलते हैं। इतना तो सेम रहने वाला है, बस X की वैल्यू आप चेंज करते जाओ, अलग अलग टाइप के डाइजोनियम सॉल्ट आपको मिलते हैं। करना क्या है बच्चों, देखो बेंजीन बना लिया N ट्रिपल बॉन्ड N और X की वैल्यू हमने लिखी Cl, है ना। अच्छा इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं N2Cl, जनरली ऐसे लिखा होता है। ठीक है, इधर प्लस और इधर माइनस, इसको हम जनरली ऐसे लिखते हैं। क्लियर, ये लिखो चाहे ये लिखो, बात बराबर है। इसका नाम है बच्चों बेंजीन। देखो नाम कैसे लिखेगा, बेंजीन, 2 नाइट्रोजन है डाइएजो और क्लोरीन है क्लोराइड, तो एक्चुअल में इसको बोलते हैं हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, BDC, बेंजीन डाइएजोनियम। ये तो कॉमन रहेगा, तो यहां पर X चेंज होगा, अभी लिखा मैंने क्लोरीन तो क्लोराइड, अच्छा ब्रोमीन होगा तो ब्रोमाइड, तो इसका नाम होगा बच्चों बेंजीन डाइएजोनियम ब्रोमाइड। ठीक है, अच्छा इसका अगर हमने लिखा तो N2HSO4 माइनस, ठीक है, बेंजीन डाइएजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। क्लियर, अच्छा एक और आ जाओ N2BF4 माइनस, बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट, बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट। तो याद रहेगा आपको, नाम तो याद रहेगा। ठीक है, इस तरह इसका नाम याद रखना बस, है ना। अपना भी बेंजीन डाइएजोनियम जोड़ते जाओ, नए नए एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट आपको मिलते जाएंगे। ठीक है बच्चों, अच्छा इस पे एक क्वेश्चन कैसे आता है, देखो जितने भी बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट है, चाहे वो क्लोराइड हो, ब्रोमाइड हो या हाइड्रोजन सल्फेट हो, दे आर ऑल डाइएजोनियम सॉल्ट, all diazonium salt are stable only below 5 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे ही स्टेबल होते हैं। ध्यान रखिए, सारे डाइजोनियम सॉल्ट एक्सेप्ट दिस। एक बार पूछा गया था कि ऐसा कौन सा डाइजोनियम सॉल्ट है जो रूम टेम्परेचर भी पर स्टेबल होता है, तो बच्चों ये जो डाइजोनियम सॉल्ट है स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी स्टेबल होता है। बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट, ध्यान रखना। लेकिन बाकी सारे के सारे क्या होते हैं, 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर तक ही स्टेबल होते हैं, उसके ऊपर जो है टूट जाते हैं। क्लियर हो गया, एक तो है। तो बच्चों 1 2 3 ये तीनों के तीनों जो है वाटर सॉल्युबल होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। लेकिन बच्चों ये फ्लोरोबोरेट जो है वाटर इनसॉल्युबल होता है। बस ये 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये फ्लोरोबोरेट का जरूर ध्यान रखना, ये ज्यादा स्टेबल होता है। क्लियर, तो जितने भी डाइजोनियम सॉल्ट है उनके बनने में टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखना बच्चों, इतना ही टेम्परेचर आपको रखना है, 0 से लेकर और 5 डिग्री सेंटीग्रेड, यही ध्यान रखना। कई बार 273 to 278 केल्विन लिखा होता है, बात एक ही है। तो इस टेम्परेचर का मतलब हम डाइजोनियम सॉल्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या उससे रिलेटेड कोई रिएक्शन कर रहे हैं, ध्यान रखिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अच्छा एक और चीज, अगर आपको पूछा जाए कि एरोमेटिक और एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट में कौन ज्यादा स्टेबल होता है और क्यों होता है,
तो बच्चों अगर हमारे पास एक एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट ऐसा बनता है, ठीक है, और एक एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, जैसे मैंने आपको HNO2 में रिएक्शन बताई थी, ठीक है। अच्छा देखो, एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट में क्या होता है, ये क्या, रेजोनेंस है ना, यानी ये जो प्लस चार्ज है ये रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज हो रहा है, स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। लेकिन यहां पर तो कोई रेजोनेंस की कंडीशन है ही नहीं, देखो यहां से जो है कुछ भी चीज नहीं जा सकती, तो देयर इज नो रेजोनेंस, हेंस दे आर लेस स्टेबल, यानी एलिफेटिक वाले डाइजोनियम सॉल्ट कम स्टेबल होते हैं, इवन एट लो टेम्परेचर, 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी अनस्टेबल होते हैं, लेकिन बच्चों ये 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है स्टेबल होते हैं ड्यू टू द रेजोनेंस। बस इतना ही ध्यान रखना और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो आपको पूछा जाए कि ऐसा क्यों होता है, तो एक ही जवाब आप लिख देना, रेजोनेंस। समझे मेरी बात, ठीक है। अब बच्चों जो हमारे पास डाइजोनियम सॉल्ट है उसका नाम है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, उसके बारे में हम ज्यादा चर्चा करेंगे। कौन सा, ये वाला N2Cl, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, इसके बारे में हम पूरा क्या पूरा पढ़ेंगे, पूरा क्या पूरा, ठीक है। तो इतना समझ में आएगा डाइजोनियम सॉल्ट के बारे में, ठीक है, ये हो गया पूरा। चलो अब बात करते हैं बच्चों प्रिपरेशन, कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कैसे बनता है। दिस salt can be prepared by a name reaction called diazotization। ध्यान रखना बच्चों, डाइजोटाइजेशन, और इसके लिए जो रिएजेंट हम यूज करते हैं उसका नाम है NaNO2 प्लस HCl या फिर HNO2 नाइट्रस एसिड, और हमेशा टेम्परेचर कितना रहेगा, 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि ये इसी में स्टेबल होते हैं। तो याद रखिए डाइजोटाइजेशन will be occur in the presence of sodium nitride and HCl, या ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं बच्चों, HNO2 बनाते हैं। जैसे देखो NaNO2 प्लस HCl, HNO2 प्लस NaCl, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो चाहे इसको लिख लो चाहे इसको लिख लो, बात बराबर, कंफ्यूज मत होना, टेम्परेचर ध्यान रखना। तो क्या होता है बच्चों, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं आपको, एक एनिलीन HNO2 की प्रेजेंस में 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड क्या बनाता है, N2Cl डाइजोनियम सॉल्ट बनाता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाता है, और साथ में क्या निकलता है, NaCl प्लस H2, ये तो बाय प्रोडक्ट है, दूर की बात है, ये ध्यान रखना। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डाइजोटाइजेशन, ठीक है। अच्छा HNO2 के जगह में कई बार क्या लिखा होता है, NaNO2 प्लस HCl, तो बात एक ही है, दोनों में से कुछ भी लिखा हो सकता है। दिस इज डाइजोटाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। अच्छा इससे 2 क्वेश्चन आते हैं, प्रिपरेशन से मैं आपको बता रहा हूं ना। एक क्वेश्चन ऐसा आता है बच्चों कि जो हमारे पास HCl है, कितने मोल HCl के कितने मोल रिक्वायर्ड होंगे NH2 के लिए, या कितने मोल HCl रिक्वायर्ड होंगे 1 मोल सॉल्ट बनाने के लिए। 1 मोल सॉल्ट बनाने में कितने मोल HCl यूज होते हैं, ठीक है बच्चों। तो देयर आर 3 मोल HCl आर यूज टू प्रिपेयर 1 मोल डाइजोनियम क्लोराइड। ध्यान रखिए 3 मोल, और कहां कहां यूज होते हैं वो 3 मोल देखो। तो बच्चों जो 1 मोल HCl कहां यूज होता है, सबसे पहले 1 मोल HCl सॉल्ट बनाने में यूज होता है, टू प्रिपेयर सॉल्ट, ठीक है। दूसरा मोल HCl, सेकंड मोल HCl आर यूज्ड टू गिव HNO2 फ्रॉम NaNO2 टू लिबरेट, ऐसा हम लिखते हैं, टू लिबरेट HNO2 फ्रॉम NaNO2। देखो दूसरा मोल क्या करेगा, NaNO2 से HNO2 बनेगा, यहां पर भी तो यूज हो रहा है, और एक यहां लगा, ठीक है। और बच्चों जो थर्ड मोल HCl है उसका काम होता है टू कीप द रिएक्शन एसिडिक, रिएक्शन को एसिडिक रखना। क्यों, क्योंकि बच्चों कई बार क्या होता है कि ये डाइजोनियम सॉल्ट है, एनिलीन के साथ दोबारा से रिएक्शन करके एक कपलिंग
कंपाउंड बना लेता है, अभी उसका जिक्र आएगा। यानी ये दोनों भी आपस में रिएक्शन कर सकते हैं और एक नया कंपाउंड बना सकते हैं। तो इन दोनों के रिएक्शन को रोकने के लिए हमें कंपाउंड को, सॉरी, रिएक्शन मीडियम को एसिडिक रखना पड़ता है, तो वो HCl का काम है। तो समझ गए बात मेरी, एक ने सॉल्ट बनाया, एक ने HNO2 बनाया, एक ने रिएक्शन को एसिडिक रखा। तो 3 मोल यूज होते हैं 1 मोल NH2 से 1 मोल N2Cl बनाने में। कंसेप्ट क्लियर? ठीक है, चलो। तो एक तो क्वेश्चन ये आपको याद रखना है, ठीक है बच्चों। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, है ना, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन ऐसा है बच्चों कि जो डायजोटाइजेशन है वो एक तरह की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और थोड़ा सा मैं इसका मैकेनिज्म वाला पार्ट अगर आपको बताऊं, पूरी डिटेल नहीं, थोड़ा सा, तो जैसे हमारे पास ये है NH, ये देखो यहां पर काम आएगा। तो बच्चों जब हम इसकी मैकेनिज्म देखते हैं पूरी, तो जो HNO2 का NO है वो इस पर अटैक करेगा, ध्यान से देखो, है ना। तो बच्चों इसका काम क्या हुआ? इलेक्ट्रोफाइल, और इसके पास इलेक्ट्रॉन है तो इसका काम हुआ एज ए न्यूक्लियोफाइल। समझे मेरी बात? एनिलीन न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है और जो अटैकिंग रेजेंट है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ बच्चों कि एनिलीन पर कौन से ऐसे ग्रुप होंगे जो रेट ऑफ डायजोटेशन को बढ़ाएंगे? सिंपल सी बात है कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, सॉरी ये लिखा है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लाइक OCH3 अटैच्ड ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, तो क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ डायजोटाइजेशन बढ़ेगा, घटेगा? इंक्रीज रेट ऑफ डायजोटाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए, क्योंकि बच्चों जैसे आपने यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऐड किया तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो यहां पर भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी फास्ट होगा। तो कुल मिला के जो ग्रुप जो है नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाएंगे वो डायजोटाइजेशन रिएक्शन को भी इंक्रीज करें। समझे मेरी बात? तो EDG रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएंगे, EWG डिक्रीज रेट ऑफ डायजोटाइजेशन। इतना ध्यान रखो, नोट करो फटाफट से, फटाफट नोट करते जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर भूल जाओगे तुम। समझे? तो अब अगर मैं आपको बोलूं कि हमारे पास 3 प्रोडक्ट है, NH2, एंड एक NH2 और, ठीक है। एक तरफ मैंने जोड़ दिया NO2, दूसरी तरफ एनिलीन, तीसरी तरफ मैंने जोड़ दिया OCH3। तो बताओ रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज्यादा होगा? या यहां पर डोनेटिंग रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाएंगे, देन एनिलीन और देन विथड्रॉइंग। तो बच्चों EWG रेट ऑफ डायजोटाइजेशन को कम करेंगे और EDG रेट ऑफ डायजोटाइजेशन को बढ़ाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कई बार पूछा जाता है कि आपके पास 4 टाइप के एनिलीन दे रखे होते हैं, किसका रेट ऑफ डायजोटाइजेशन ज्यादा होगा? तो EDG के जुड़ने से रेट ऑफ डायजोटाइजेशन बढ़ेगा या रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा? सीधी सी बात है, समझ में बात आ गई? चलो ठीक, समझ में आ गया। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, देखो, है ना, ये आपने कर लिया, और एक क्वेश्चन मैं आपको इसी से रिलेटेड आपको मैं देता हूं, है ना, और आपको समझ में आ जाएगा। कहां गया भाई? ये तो हो गया हमारा पूरा, है ना। देखो चलो, NH2 सॉल्व करो इसे, है ना, इसी पे बेस्ड है जो मैंने अभी कंसेप्ट बताया आपको। एक में हमने जोड़ा NO2, एक में हमने जोड़ा Cl, और एक में हमने जोड़ा OCH3, और बच्चों एक में हमने जोड़ा CH3। इनको नाम दे दो A, B, C, D। बताओ रेट ऑफ डायजोटाइजेशन इनमें से क्या ऑर्डर आएगा? रेट ऑफ डायजोटाइजेशन
पॉज करो, सॉल्व करो, मैं बताता हूं। जितना ज्यादा डोनेटिंग रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा, तो सबसे ज्यादा क्या होगा, सी। उसके बाद डोनेटिंग कौन सा है, ये वाला, डी। उसके बाद ये दोनों विड्रॉइंग है, तो जितना ज्यादा विड्रॉइंग उतना रेट ऑफ रिएक्शन कम, तो कम विड्रॉइंग ज्यादा विड्रॉइंग, तब आएगा हमारे पास बी, और बच्चों लास्ट में आएगा ए। कंसेप्ट क्लियर? ठीक है, सी डी पी और ए। आपको बस वो ईडीजी और एडब्ल्यूजी का कंसेप्ट याद होना चाहिए। तो ये था बच्चों हमारे पास डायजोटाइजेशन से दो, मतलब प्रिपरेशन से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समझे मेरी बात? चलो अब आगे बढ़ते हैं। डायजोटाइजेशन की अब बच्चों आती है रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, केमिकल रिएक्शन। देखो इसको मिटा देता हूं मैं। रिएक्शंस, ये भी खत्म हो गया, रिएक्शंस है ना। देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं, ये जो बच्चों हमारे पास ग्रुप है N2Cl, ये पूरा के पूरा ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा थ्रू न्यूक्लियोफाइल। ध्यान रखिए, यानी कुछ ऐसी रिएक्शन होती है डायजोटाइजेशन की जिसमें ये पूरा के पूरा ग्रुप रिप्लेस हो जाता है और इसकी जगह में क्या आ जाता है, न्यूक्लियोफाइल आ जाता है। ठीक है, तो बस जब भी रिएक्शन होंगे तो आपको ये देखना है कि जो हमने रिएजेंट लिया है उसमें माइनस पार्ट वाला या न्यूक्लियोफाइल कौन सा आता है, वही जाके बेंजीन के ऊपर लगने वाला है। और इसमें जो है N2 प्लस HCl या जो भी हो KCl, वो बाय प्रोडक्ट निकल जाएगा और बेंजीन के ऊपर हमेशा क्या लग जाएगा, एक न्यूक्लियोफाइल। ध्यान रखिए ऐसी रिएक्शन होने वाली है, यानी मेन प्रोडक्ट क्या होगा, बेंजीन के ऊपर एक न्यूक्लियोफाइल होगा, और न्यूक्लियोफाइल कहां से आएगा, उस रिएजेंट से आएगा जो आपने रिएक्शन करवाई जिससे। तो ये पूरा के पूरा ग्रुप निकल जाएगा, साथ में नाइट्रोजन गैस निकलेगी, HCl KCl जो भी और बाय प्रोडक्ट होगा। लेकिन कॉमन ये चीज रहने वाली है, देखो अभी कैसे आएगा, है ना। तो थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि रिएक्शन हमें कैसे करनी है। ठीक है, चलो अब देखो, सपोज मान लिया जाए मैंने लिखा यहां पर N2NCl BDC, BCD नहीं यार, है ना। अच्छा देखो, देयर आर 3 सिमिलर रिएक्शन, CuCl प्लस HCl, ध्यान रखना Cl है तो HCl, CuBr प्लस HBr, CuCN प्लस KCN, ध्यान रखना CuCN प्लस KCN। अच्छा मुझे ये बताओ, इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल क्या दिख रहा है आपको, यहां पर न्यूक्लियोफाइल Cl है, यहां पर न्यूक्लियोफाइल Br है, यहां पर न्यूक्लियोफाइल CN है। तो सीधी सी बात है, ये पूरा के पूरा ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा और इसकी जगह में एक बार Cl, एक बार Br और एक बार CN आ जाएगा। तो हमें बच्चों एक बार मिलेगा क्लोरोबेंजीन, एक बार मिल जाएगा ब्रोमोबेंजीन और तीसरी बार हमें मिलेगा साइनोबेंजीन। बात खत्म। ये तो करना है, जैसे मैंने बोला अभी, न्यूक्लियोफाइल को ध्यान में रखना है और न्यूक्लियोफाइल इसको पूरा के पूरा क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। समझे मेरी बात। और इस टाइप की रिएक्शन को बच्चों हम बोलते हैं, इधर लिखता हूं, है ना, दिस इज कॉल्ड सैंडमेयर रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड सैंडमेयर रिएक्शन, ध्यान रखना। अच्छा इसी टाइप की एक और रिएक्शन है और कई बार उसमें बच्चे पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये क्या हुआ, है ना। देखो यहां है Cu प्लस HBr, चलो Cn लिखता हूं मैं, KCN, ताकि आपको सिमिलरिटी मालूम चले। Cu प्लस HBr, Cu प्लस HCl, सेम प्रोडक्ट विल ऑबिटेन, इधर Cl इधर Br और इधर Cn, सबको सेम तो है, डिफरेंस कहां दिख रहा है। देखो बच्चों डिफरेंस कहां है, रिएजेंट में। यहां पर कॉपर अकेला है, दिस इज कॉपर पाउडर, कई बार पूछा जाता है डायरेक्ट कॉपर पाउडर, और यहां पर बच्चों कॉपर है क्यूप्रस की फॉर्म में, ध्यान रखना। यहां पर सॉल्ट है, यहां पर कॉपर सॉल्ट है और यहां पर कॉपर पाउडर है, सिंगल कॉपर है। ठीक है, तो जहां पर कॉपर जो है क्यूप्रस की फॉर्म में होता है या सॉल्ट फॉर्म में होता है, दीज रिएक्शन आर कॉल्ड सैंडमेयर रिएक्शन। लेकिन बच्चों कॉपर केवल कॉपर पाउडर में होता है, तो रिएक्शन इज कॉल्ड गटरमैन, गटरमैन रिएक्शन। बस इतना ध्यान रखना है, बहुत बार कंफ्यूज करता है, सेम प्रोडक्ट दे दिया आप कंफ्यूज हो गए।
तो पता कैसे करना है, इससे पता चलेगा आपको, और किसी से पता नहीं चलेगा। Cu पाउडर HCl, यहां पर CuCl या कॉपर सॉल्ट या क्यूप्रस आयन, बात एक ही है, वहां सैंडमेयर। ठीक है बच्चों। अच्छा, आपको अगर पूछा जाए कि सैंडमेयर ज्यादा अच्छी है गैटरमैन, तो बच्चों सैंडमेयर ज्यादा अच्छी है। इसमें जो प्रोडक्ट यील्ड है वो ज्यादा अच्छी होती है बजाय गैटरमैन रिएक्शन। समझ में बात आ गई? तो इस तरह से आपको चलना है। तो ये दो रिएक्शन हो गए। ठीक है, अब मिटा देता हूं मैं। नेम रिएक्शन भी हो गई और ये सब आ गया। ठीक है बच्चों, दोबारा से हमने BDC को ले लिया और कुछ रिएक्शन करेंगे हम, है ना। इसके रिएक्शन से क्वेश्चन आते हैं बच्चों, बहुत बार क्वेश्चन आते हैं रिएक्शन से। चलो देखो, अब हमने अगर Ki लिया और हीट किया तो बच्चों न्यूक्लियोफाइल कौन है? I है। तो सिंपल सी बात है, क्या बनने वाला है? आइडोबेंजीन। क्या बनेगा? आइडोबेंजीन और प्लस N2N KCl। ये तो कोई दिक्कत नहीं, मेन प्रोडक्ट पर ध्यान दो, आइडोबेंजीन में। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट। अगर बच्चों हमने इसको वाटर के साथ ट्रीट किया और टेम्परेचर जो है मोर देन 5 डिग्री सेंटीग्रेड रखा, तो लास्ट टाइम मैंने बताया था इट विल गिव, इसमें न्यूक्लियोफाइल क्या है? OH माइनस है, तो फिनॉल देगा भाई। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं वाटर के साथ क्या करेंगे। भाई वाटर के साथ न्यूक्लियोफाइल देखो ना, आपको तो न्यूक्लियोफाइल देखना है बस। न्यूक्लियोफाइल देखो, इसको पूरा के पूरा हटा दो, उसकी जगह में न्यूक्लियोफाइल दो, तो वी गेट फिनॉल विद द हेल्प ऑफ वाटर। समझे मेरी बात? चलो, तो ये हो गया। अच्छा नेक्स्ट, BDC वापस हमने रखा, है ना। अब कुछ और रिएक्शन, ये तो खत्म हो गया, इसको चलाते हैं, है ना। अब देखो बच्चों, यहां पर हमने किया HbF4 फ्लोरोबोरेट, हाइड्रोजन फ्लोरोबोरेट, तो हमें मिला N2BF4 इस तरह से। ठीक है, अच्छा उसके बाद बच्चों अगर हम इसको हीट करेंगे, हीट करना है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट हमें मिल जाएगा फ्लोरोबेंजीन प्लस क्या क्या मिलेगा? BF3 प्लस N2, बस बात खत्म। तो हम फ्लोरोबेंजीन यहां से मिला। तो कितनी चीजें हमने बना ली? साइनोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, एडोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन। तो फ्लोरोबेंजीन भी इसी तरीके से बने सकते हैं। और बच्चों फ्लोरोबेंजीन बनाने की जो नेम रिएक्शन है उसको बोलते हैं क्या भाई, क्या थी ये? बाल्ज सीमेन। हाँ, BALZ। हाँ, बाल्ज सीमेन रिएक्शन, ये याद रखना बस। बाल्ज सीमेन रिएक्शन, थोड़ा सा नाम अटपटा सा लग रहा है लेकिन याद हो जाएगा, कोई बात। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? तो इस तरह हम चलते हैं। अच्छा एक और चीज बताओ, वापस देखो HbF4, तो वापस हमें वही मिल गया N2BF4। ठीक है, अच्छा लेकिन बच्चों इसको अगर हम ट्रीट करेंगे NaNO2 प्लस Cu, कॉपर प्लस NaNO2, तो क्या लग रहा है आपको? क्या मिलने वाला हमें? वी गेट नाइट्रोबेंजीन। देखो कितना डिफरेंस है। इसको हीट किया तो फ्लोरोबेंजीन, लेकिन इसको हमने NaNO2 के साथ ट्रीट किया तो हमें क्या मिला? NO2 नाइट्रोबेंजीन। और साथ में बच्चे हमें मिलेगा Na, क्या था भाई ये? NaBF4। मेन इसको याद रखना, समझे मेरी बात? थोड़ा सा सिमिलर रिएक्शन है, जरा सा कंफ्यूज करती है बस, है ना। देखो थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूं। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो बच्चों इसकी सिंथेटिक इंपॉर्टेंस ज्यादा है। कई बार जो है रिएक्शन जो है ABC करके देते हैं और उसी में जो है ये कंफ्यूज करा देते हैं, तो ध्यान रखना है ना BDC। चलो आगे, अगर बच्चों BDC को हम, इसको क्या हो गया आज, H3PO2 मतलब फॉस्फेनिक एसिड, याद रखना नाम भी है ना, फॉस्फेनिक एसिड, या फिर अल्कोहल, और कौन सा अल्कोहल? इथेनॉल। दोनों के साथ ट्रीट करेंगे तो बच्चों हमें क्या मिलता है? बेंजीन। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, बेंजीन मिलता है हमें।
और कई बार कर ये डायरेक्ट लिख देते हैं फॉस्फोनिक एसिड, बताओ क्या बनेगा, या अल्कोहल, बताओ क्या बनेगा। ठीक है, तो बच्चों इन दोनों के साथ ट्रेड करने पे हमें क्या मिलता है, बेंजीन मिलता है। यानी अगर इस ग्रुप को हमें पूरा हटाना है और कोई ग्रुप नहीं लगाना है तो हम फॉस्फोनिक एसिड और इथेनॉल से रिएक्शन करेंगे तो हमें मिलेगा बेंजीन। ठीक है बच्चों, इतना हो गया। अच्छा, अब इसमें देखते हैं और क्या क्या रह गया। ये सब हो गया, ये सब हो गया, ये भी सब हो गया। हाँ, एक और चीज लास्ट करते हैं। अगर बच्चों हम यहां पर करेंगे रिडक्शन SnCl2 प्लस HCl, तो यहां पर क्या होता है, हमें इस तरह का प्रोडक्ट मिलता है NH2। रिडक्शन मतलब N2 विल बी रिटेन, तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, तो दिस इज कॉल्ड फिनाइल हाइड्राजीन। फिनाइल हाइड्राजीन, इस तरह ध्यान रखना बस। तो ये पूरी की पूरी रिएक्शन आती है बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। इससे कई सारे क्वेश्चन आते हैं, ABCD ऐसा करके दे देते हैं, और बस आपको रिएजेंट का ध्यान रखना है, कौन रिएजेंट किस चीज को, BDC को किस में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, चलो बस न्यूक्लियोफाइल का ध्यान रखना है, उससे आपके रिएक्शन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। चलो अब इसमें लास्ट कंक्लूजन करते हैं। लास्ट हमारे पास है बच्चों इसमें कपलिंग रिएक्शन। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कपलिंग रिएक्शन, है ना। पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख देते हैं कपलिंग रिएक्शन का। कपलिंग रिएक्शन में बच्चों जो N2 ग्रुप है वो रिटेन रहता है, यानी रिटेंशन ऑफ N2 ग्रुप। जबकि इससे पहले वाले रिएक्शन में क्या था, पूरा के पूरा N2 ग्रुप हमने निकाल दिया था, जबकि यहां पर N2 ग्रुप क्या होता है, रिटेन रहता है। दूसरी बात, एजोडाई विल प्रोड्यूस्ड। एजोडाई मतलब कुछ कलर कंपाउंड होते हैं, एजोडाई को हम लिख सकते हैं कलर्ड प्रोडक्ट विल प्रोड्यूस। कलर्ड प्रोडक्ट, कई बार कलर प्रोडक्ट का नाम भी पूछा जाता है। ठीक है, तीसरी चीज, जो कपलिंग होगी वो दो टाइप की होती है। एक होती है बच्चों फिनॉल कपलिंग, और दूसरी होती है हमारे पास अमीन कपलिंग। अमीन कपलिंग, दो चीजें, फिनॉल कपलिंग एंड अमीन कपलिंग। यानी BDC की जो रिएक्शन है वो एक बार फिनॉल से होगी और अगली बार क्या होगी, अमीन से होगी, यानी एनिलीन से होगी, बात कर सकते हैं एरोमेटिक अमीन। ठीक है, अच्छा एक और चीज इंपॉर्टेंट रखनी है, जो हमारे पास फिनॉल कपलिंग और अमीन कपलिंग है, ठीक है, उसमें जो ग्रुप है वो कहां पर अटैच होता है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर लिखना है अटैचमेंट ऑफ ग्रुप एट पैरा पोजीशन। बस इस पोजीशन को ध्यान रखना, पैरा पोजीशन ऑफ फिनॉल एंड अमीन। यानी जो भी आप अमीन और फिनॉल लोगे उसकी पैरा पोजीशन पर आपको N2Cl को यानी ArN2 को अटैक करवा देना, बस इतना ध्यान रखना। चलो अब देखते हैं कैसे होते हैं रिएक्शन। ठीक है, देखो ये हमने लिखा N ट्रिपल बॉन्ड N और Cl या प्लस, और बच्चों हम क्या करेंगे, मैंने यहां पर लिया फिनॉल। देखो ये फिनॉल है तो फिनॉल की पैरा पोजीशन पर मैंने H लिख दिया जानबूझकर, तो H और Cl को मैं निकाल दूंगा। तो यहां पर क्या बनेगा, देखो N2 विल बी रिटेन, N डबल बॉन्ड N, और यहां पर ये बन गया, देखो इस तरह ना, देखो N2 विल बी रिटेन। ठीक है, तो डबल बॉन्ड आ गया वहां पर, सीधे सीधा एक N उसके साथ जुड़ गया। इसका नाम है बच्चों पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। दिस इज, इतना स्ट्रक्चर एजो बेंजीन है तो इसको हम बोलेंगे पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। ठीक है, अच्छा जो फिनॉल कपलिंग है, फिनॉल बच्चों एसिडिक है तो जो मीडियम होगा वो बेसिक होगा, और जो पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन है इसका कलर होता है बच्चों ऑरेंज, ऑरेंज कलर का होता है, रेड ऑरेंज कलर का होता है। ध्यान रखिए, कलर भी पूछा जाता है ऑरेंज कलर। ठीक है, ओ से ऑरेंज, ओ से ऑरेंज। दूसरा हमने करना है अमीन कपलिंग, सेम कहानी। तो अमीन में बच्चों हम लेंगे एनिलीन, है ना। अच्छा यहां से H और यहां से Cl, देखो पैरा पोजीशन पर ही काम होगा। अच्छा कई बार अगर पैरा पोजीशन पैक होती है तो ऑर्थो पर जाना है। ठीक है, अमीन बेसिक है तो मीडियम हम लेंगे एसिडिक। ठीक है,
यहां पर भी सेम कहानी हो जाएगी। ये देखो नाम क्या हो जाएगा, पैरा हाइड्रोक्सी ऊपर था तो यहां पर हो जाएगा पैरा अमीनो, पैरा अमीनो एजो बेंजीन। और बच्चों इसका कलर होता है येलो 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 कलर। ठीक है, दिस इज ऑरेंज, दिस इज येलो। कई बार पूछा जाता है, नोट करो फटाफट। तो ये दोनों कपलिंग होती है। कपलिंग बच्चों हमेशा फिनॉल और अमीन की पैरा पोजीशन पर होती है। ये पैरा पोजीशन पर अगर कोई ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट होगा तो तब जो ये डायजोनियम सॉल्ट का एन और एन है वो कहां पर जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पर जाएगा। ध्यान रखना है ना। चलो नोट करो जरा फटाफट। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हम बात करते हैं किसकी, कपलिंग की। ठीक है, चलो अच्छी बात है। ये होगी हमारे पास कपलिंग रिएक्शन। अब बच्चों कपलिंग रिएक्शन से एक तो क्वेश्चन डायरेक्ट कपलिंग रिएक्शन पे आता ही आता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है हमारे पास जो कपलिंग रिएक्शन की मैकेनिज्म है। देखो मैकेनिज्म थोड़ा सा मैकेनिज्म है ना। अच्छा 1 2 3 एन, ट्रिपल बॉन्ड एन। ठीक है, अच्छा प्लस ओ, चलो ऐसा लिखा मैंने। ठीक है, या अभी आपको समझाता हूं। ठीक है, देखो तो बच्चों हमारे पास डायजोनियम सॉल्ट और फिनॉल। तो एक्चुअल में जो हमारे पास फिनॉल है वो किसकी तरह काम करेगा बच्चों, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। और जो हमारे पास डायजोनियम सॉल्ट है वो इस समय एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। इलेक्ट्रोफाइल यानी ये अटैक करेगा बेंजीन की पैरा पोजीशन पर और यहां से जो हाइड्रोजन है उसको निकाल देगा। तो सिंपल सी बात है, जो बेंजीन के हाइड्रोजन को निकाल देता है इसका मतलब वो इलेक्ट्रोफाइल है, और जो बेंजीन है यानी जो फिनॉल है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो इस समय बच्चों ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन निकल गए तो यहां प्लस चार्ज आएगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर यहां पर मैंने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाया तो इलेक्ट्रॉन जाएगा तो प्लस चार्ज कम होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होगा। देखो ध्यान रखो जरा ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीज कपलिंग रिएक्शन रेट। अब आने वाला देखो क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीज कपलिंग रिएक्शन रेट और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज कपलिंग रिएक्शन रेट। बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आपने यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया तो प्लस चार्ज की वैल्यू कम होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होगा। लेकिन अगर बच्चों यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होता है तो इलेक्ट्रॉन खींच लिया आपने तो प्लस चार्ज की वैल्यू बढ़ गई क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाता है। उल्टा, किसका उल्टा, डायजोटाइजेशन का उल्टा एकदम। ठीक है, डायजोटाइजेशन में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं क्योंकि वहां ये न्यूक्लियोफाइल था और ये इलेक्ट्रोफाइल था। यहां उल्टा है, यहां इस समय डायजोनियम सॉल्ट इलेक्ट्रोफाइल है और ये न्यूक्लियोफाइल है, इसीलिए। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देने वाला हूं, सॉल्व करो। समझे मेरी बात ना। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको बोलूं कि देखो N2Cl और यहां पर है N2Cl और इधर मैंने लगा दिया NO2 और इधर लगा दिया आपका OCH3। तो बताओ डायजोटाइजेशन का रेट किस में ज्यादा होगा? ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज द रेट ऑफ कपलिंग रिएक्शन। सॉरी, डायजोटाइजेशन नहीं, कपलिंग है ना, कपलिंग है, कपलिंग। डायजोटाइजेशन में उल्टा। अब मैं आपको क्वेश्चन देने वाला हूं, देखो है ना। N2Cl इन दोनों को भी ले लेते हैं साथ में, है ना। ठीक है, 1 2 3 और 4।
तो कौन कौन से ग्रुप है? हाँ, एक OCH3 भी है, एक NO2 भी है, एक CH3 है और एक ऐसा है NMe2। तो इसको हम लिख देंगे A, इसको B, इसको C, इसको D। अब जवाब दो जरा, पॉज करो, इसको सॉल्व करो कि रेट ऑफ कपलिंग रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। रेट ऑफ कपलिंग रिएक्शन का तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होगा। तो अब ढूंढो कौन कौन से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है बच्चों। एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो ये रहा और दूसरा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ये रहा, ठीक है। दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, दोनों में इलेक्ट्रॉन डोनेशन पावर किसकी ज्यादा होती है? नाइट्रोजन वाले की ज्यादा होती है, इसकी कम होती है। तो सबसे कम रेट ऑफ रिएक्शन किसका होगा? ए वाले का। उसके बाद किसका होगा? डी वाले का। इन दोनों में डोनेटिंग ये है, उसके बाद किसका होगा? बी, और सबसे ज्यादा किसका होगा? सी। बस जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेशन होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही कम होगा। तो ज्यादा डोनेटिंग, कम डोनेटिंग, और कम डोनेटिंग, विड्रॉइंग, इससे रेट। ठीक है बच्चों, चलो तो इतना ही आज हमारे पास कहानी है पूरी की पूरी, ठीक है। तो बच्चों ये था हमारे पास नाइट्रोजन वाला, है ना। नेक्स्ट लेक्चर एक और लेक्चर होगा इसमें, उसमें बेसिसिटी वाले क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा। वो सबसे इंपॉर्टेंट लेसन, सॉरी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। उसके बाद अमीन खत्म, फिर कुछ और चैप्टर करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। कुछ रह जाता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।